चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 एग्रीकल्चर, जो हम लोगों ने कल स्टार्ट कर दिया था। कहाँ तक पढ़ लिया था कल हम लोगों ने? फैक्टर्स इन्फ्लुएंस एग्रीकल्चर, सारे फैक्टर्स हो गए इसके। आवाज आ रही है सबको मेरी? एट्थ क्लास, अगर आप लोगों के कैमरास ऑन नहीं होंगे और आप लोग मुझे रिप्लाई नहीं देंगे तो मैं नहीं पढ़ाऊंगी आप लोग, और आज की अटेंडेंस भी नहीं लगाऊंगी। कल हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था? इकोनॉमिक एंड ह्यूमन फैक्टर्स कंप्लीट हो गया था। मैम कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर बेटर फार्म से बाकी है। इकोनॉमिक और ह्यूमन फैक्टर का थर्ड लाइन। capital and technology are the two most important economic factor that influence agriculture. कैपिटल और टेक्नोलॉजी दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इकोनॉमिक फैक्टर है, जो हमारे एग्रीकल्चर को अफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर बेटर फार्म इनपुट्स लाइक सीड्स, मैन्योर, फर्टिलाइजर, इरिगेशन फैसिलिटीज एंड इम्प्लीमेंट्स। कैपिटल्स में रिक्वायर्ड होती है, कैपिटल्स में जो चीजों काउंट की जाती है वो है हमारा मैन्योर, सीड्स जो बीज वगैरह होते हैं, फर्टिलाइजर, इरिगेशन कैसे किया जाए, इरिगेशन फैसिलिटीज कैसे की जाए, और इम्प्लीमेंट्स कैसे किया जाए। इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू यूज मॉडर्न मशीनरी, इसके अलावा इसमें मॉडर्न मशीनरी का यूज किया जाता है। एंड फार्मिंग टेक्नोलॉजी, कि किस तकनीक के द्वारा हमें फार्मिंग करनी है। टेक्नोलॉजी इज रिक्वायर्ड टू इम्प्रूव द क्रॉप यील्ड, टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है जो हमारा क्रॉप, जो हम लोग सीड्स डालते हैं, उसकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, उसके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। Wherever newer and better technology is used, आज के टाइम में नई और बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज होने लगा है अनाज को या अपने जो भी क्रॉप्स है उनको, उनकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। Crop yield has shown significantly better result both in terms of quantity and quality. दोनों लेवल पर जो इसका रिजल्ट है वो बहुत अच्छा आने लगा है, यानी उसकी क्वांटिटी भी ज्यादा हो गई है और पहले से उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी हो गई है। An excellent example of this are in the prairies of North America. इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है नॉर्थ अमेरिका का प्रेयरी। Transport facilities available of loans for farmers and favorable government policies for a procurement, यानी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जितने भी फार्मर्स हैं उनको प्रोवाइड करवाई गई है, और फार्मर्स को लोन्स की फैसिलिटी, लोन्स इजीली अवेलेबल हो जाए, ये गवर्नमेंट देखती है, चेक करती है। एंड फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज, और जो फार्मर्स के लिए अच्छी नई पॉलिसीज आती है वो सब चीजें गवर्नमेंट ध्यान में रखती है। और ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आर अदर इकोनॉमिक फैक्टर इन्फ्लुएंस एग्रीकल्चर। ये सारी पॉलिसीज एंड ऑल दैट जो भी चीजें हैं ये हमारे एग्रीकल्चर के प्रोड्यूस को, ये जो उपयोग किया जाता है उसको बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है, प्रभावित करती है। इकोनॉमिक फैक्टर एग्रीकल्चर को काफी प्रभावित करते हैं।
Adequate and cheap labor is the human factor for influence of agriculture. अब ह्यूमन फैक्टर हम लोगों ने पढ़ा, तो उसमें कौन कौन सी चीजें हैं जो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है? वो है हमारा एडिक्वेट और चीप लेबर। काम करने के लिए लेबर जो हमें चाहिए वो सस्ते दामों पर मिल जाए, और एडिक्वेट ऐसा रहना चाहिए जो हमारे एग्रीकल्चर को प्रभावित करती है। क्लियर माय पॉइंट्स ऑल ऑफ यू? यस मैम। इसके साथ ही आपका ये वाला टॉपिक खत्म होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा सेकंड टॉपिक, नेम इज टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर कितने प्रकार के होते हैं? अभी तक हमने पढ़े थे क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो हमारे एग्रीकल्चर को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि एग्रीकल्चर कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। There are many ways in which farming or agriculture is practiced in different parts of the world, depending on geographical factors, availability of labor and capital, and level of technology. यानी हम फार्मिंग को, जो फार्मिंग हो गई या एग्रीकल्चर हो गई, उसे अलग अलग प्रकार से वर्ल्ड के अलग अलग एरिया में अलग अलग प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि किस तरीके से हमें एग्रीकल्चर करनी है। और ये डिपेंड करती है हमारी ज्योग्राफिकल फैक्टर्स पे, जो हमारी भौगोलिक फैक्टर्स होते हैं वो, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, लेबर कैसे मिलती है, और कैपिटल कहाँ है, कौन सी जगह है, एंड लास्ट हमारी टेक्नोलॉजी, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, हम किस प्रकार की टेक्नोलॉजी का यूज करके प्रोडक्शन फार्मिंग ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है। There are a number of ways to classify agriculture. It can be classified as extensive and intensive on the basis of a size of land used. There are a number of ways. ये नीचे जो एक पिक्चर दी हुई है उसमें अलग अलग प्रकार से क्लासिफाई किया गया है एग्रीकल्चर को। ये एक्सटेंसिव भी हो सकती है और इंटेंसिव भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि हमारी जो जमीन का साइज है वो कितना बड़ा है। We can also classify it as substances and commercial agriculture or farming. इसके अलावा हम इसे क्लासिफाइड यानी वर्गीकृत कर सकते हैं। फर्स्ट हमारा सब्सटेंसेस और सेकंड हमारा कमर्शियल एग्रीकल्चर। या तो सब्सटेंसेस फार्मिंग के रूप में भी बता सकते हैं और कमर्शियल फार्मिंग के रूप में भी बता सकते हैं। अभी आप ये पिक्चर देखिए, यहाँ पर अभी मैं पहले समझा दे रही हूँ, फिर इसे डीपली एक्सप्लेन करूंगी एक एक पॉइंट्स को। क्लियर? आप पिक्चर देखिए, यहाँ पर टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को टू टाइप्स में डिवाइड किया है। एक आपका हो गया सब्सटेंसेस और सेकंड आपका हो गया कमर्शियल। कमर्शियल, सेकंड आपका हो गया कमर्शियल। अब सब्सटेंसेस को टू पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। आपका इंटेंसिव सब्सटेंसेस फार्मिंग और प्राइमेटिव सब्सटेंसेस फार्मिंग। क्लियर? अभी हम सिर्फ सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। सब्सटेंसेस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, इंटेंसिव सब्सटेंसेस फार्मिंग और सेकंड इज प्राइमेटिव सब्सटेंसेस फार्मिंग। अब प्राइमेटिव सब्सटेंसेस फार्मिंग को भी टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन, सेकंड इज नोमैडिक कल्टीवेशन। क्लियर? यस मैम। प्राइमेटिव सब्सटेंसेस फार्मिंग दो प्रकार की है, एक आपकी शिफ्टिंग कल्टीवेशन और सेकंड है आपकी नोमैडिक हर्डिंग। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे हमारा कमर्शियल को। कमर्शियल को थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट इज कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, सेकंड मिक्स फार्मिंग और थर्ड इज प्लांटेशन फार्मिंग। कमर्शियल को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स फार्मिंग एंड लास्ट है हमारा प्लांटेशन फार्मिंग। चलिए अब हम वन बाय वन करके ये चीजें एक्सप्लेन करते हैं, ब्रीफली इसे समझते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है? सब्सटेंसेस फार्मिंग। Farmers who have very small plots of lands
and little money grow crops which are just about enough to feed their families. There is no surplus for sale. Such form of farming is known as subsistence farming. वो फार्मर जिसके पास छोटी सी जमीन होती है, ठीक है, ज्यादा पैसे नहीं होते हैं फार्मिंग करने के लिए, सिर्फ इतनी ही फार्मिंग करता है कि अपनी फैमिली का भरण पोषण कर सके, यानी उनका खाना वगैरह पूर्ति कर सके, ठीक है। ऐसे फार्मर के पास में कोई ज्यादा अनाज प्रोडक्शन नहीं होता कि वो मार्केट में जाकर उसको बेच सके, सरप्लस कर सके, यानी ज्यादा अनाज वो प्रोडक्ट नहीं करता है, नो प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ऐसी फार्मिंग को सब्सटेंसेस फार्मिंग कहा जाता है। क्लियर? जो छोटी जमीन में किया जाता है, जिसके पास पैसे कम होते हैं, वो केवल अपने परिवार के भरण पोषण के लिए ही प्रोडक्शन करता है, फार्मिंग करता है, उसे बोलते हैं आपकी सब्सटेंसेस फार्मिंग। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग primitive method of farming are used and the seeds and fertilizers are of poor quality. इस तरह की फार्मिंग में प्राइमेटिव मेथड्स की फार्मिंग को यूज किया जाता है और इसके जो सीड्स और फर्टिलाइजर्स होते हैं उसकी क्वालिटी भी बहुत पुअर होती है, यानी बीज की क्वालिटी कोई ज्यादा अच्छी नहीं होती, फर्टिलाइजर्स की क्वालिटी ज्यादा अच्छी नहीं होती है। Hence, the crop yield is low, जिसके कारण जो प्रोडक्शन होता है, ऑफ कोर्स अगर बीज की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, सीड की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, तो प्रोडक्शन हमारा अच्छा होगा, हमें अच्छी क्रॉप्स मिल पाएंगे नहीं ना। तो सेम वही बात बोलता है कि यहाँ जो क्रॉप की क्वालिटी होती है वो भी लो होती है। The farmer families does the farm work and the farmer depends on rainfall for irrigation. जो फार्मर्स की फैमिली होती है, जो ये फार्मर्स लोग अपनी फार्मिंग करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, ये अपने फार्म के लिए और फार्मिंग के लिए डिपेंड्स करते हैं रेनफॉल पर। क्लियर? रेनफॉल और इरिगेशन, जो रिवर्स वगैरह से पानी मिल जाता है, इरिगेशन प्रोसेस, तो ये लोग अपनी फार्मिंग डिपेंडेंट हो जाते हैं रेनफॉल और इरिगेशन पे। सब्सटेंसेस फार्मिंग में भी इंटेंसिव सब्सटेंसेस फार्मिंग और प्राइमेटिव सब्सटेंसेस फार्मिंग। अभी हम लोगों ने पीछे टेबल जो पढ़ी थी उसमें देखा था कि सब्सटेंसेस फार्मिंग को हम लोगों ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक थी हमारी इंटेंसिव सब्सटेंसेस और दूसरी थी हमारी प्राइमेटिव सब्सटेंसेस, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इंटेंसिव सब्सटेंसेस क्या होते हैं और उसके बाद में प्राइमेटिव सब्सटेंसेस कौन से होते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा इंटेंसिव सब्सटेंसेस से। इंटेंसिव सब्सटेंसेस फार्मिंग, intensive substenance farming is practiced in very densely populated area where the land area is small and large amount of labor and capital is used for agriculture. अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो सब्सटेंसेस वाली फार्मिंग होती है उसमें जमीन का टुकड़ा कम होता है, लैंड हमारे पास एग्रीकल्चर करने के लिए कम होती है। तो जो क्योंकि ये पार्ट है इंटेंसिव सब्सटेंसेस फार्मिंग, आपका सब्सटेंस फार्मिंग का पार्ट है, तो इसमें क्या बोलते हैं कि जमीन तो बहुत कम होती है लोगों के पास, फार्मर्स के पास, लेकिन ये उस जगह पे होती है जहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है, लोग बहुत ज्यादा रहते हैं, तो इजीली मात्रा में उन्हें ज्यादा से ज्यादा लोग लेबर के रूप में प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। ऐसा एरिया जहाँ पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा होती है लेकिन जो हमारी लैंड है एग्रीकल्चर करने के लिए वो कम होती है, जिसके कारण आसानी से लेबर मिल जाती है और कैपिटल इज यूज फॉर एग्रीकल्चर। कैपिटल मीन्स हमारी जो लैंड होती है वो यूज की जाती है एग्रीकल्चर के लिए। ड्यू टू फर्टाइल सॉइल एंड फेवरेबल क्लाइमेट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम 2 or 3 crops are grown on the same piece of land at different times during the year. क्या होता है पूरे साल में यहाँ पर, क्योंकि जमीन की जो सॉइल होती है वो बहुत अच्छी होती है, ठीक है, और दूसरा वेदर यानी रेनफॉल भी, क्लाइमेट भी बहुत अच्छा हो जाता है, तो जो यहाँ के फार्मर होते हैं ना वो पूरे साल में
2 से 3 प्रकार के अनाज को उगा सकते हैं, यानी 2 से 3 क्रॉप्स की ग्रोइंग कर सकते हैं। पूरे साल में अलग अलग सीजन में अलग अलग क्रॉप्स को उगाया जा सकता है और उससे वो लोग अपनी फैमिली का भरण पोषण करते हैं। Rice, wheat and maize are some crops grown in intensive farming. अंडरलाइन कर लीजिए। इंटेंसिव फार्मिंग में सबसे ज्यादा राइस, फिर व्हीट, उसके बाद मेज, ये 3 प्रकार के क्रॉप सबसे ज्यादा उगाए जाते हैं। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर पिक्चर दी हुई है फिगर 5.2 इंटेंसिव सब्सटेंसेस फार्मिंग का, जिसमें 2 बैल के साथ में एक फार्मर फार्मिंग कर रहा है। दिख रहा है आप लोगों को? यस मैम। हाँ, ठीक है। तो इंटेंसिव सब्सटेंसेस फार्मिंग क्लियर हो गई सभी को। यहाँ पर जो जमीन होती है वो बहुत ही छोटी होती है, काम करने के लिए लेबर जो है वो इजीली मात्रा में प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ की जमीन की सॉइल जो होती है वो बहुत अच्छी होती है, ठीक है, जिसके कारण जो यहाँ का फार्मर होता है वो एक साल में 2 से 3 क्या बोलते हैं क्रॉप्स को उगा देता है और अपनी फैमिली का भरण पोषण कर देता है। क्लियर? अब हम पढ़ते हैं हमारा दूसरा प्राइमेटिव सब्सटेंसेस, ठीक है। अभी हमने इंटेंसिव पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे प्राइमेटिव सब्सटेंसेस फार्मिंग। This small scale farming pattern of agriculture is of primitive nature. It includes shifting, cultivation and nomadic herding. ओके, तो यहाँ पर बताया है कि ये भी जो हमारा प्राइमेटिव है ये भी स्मॉल स्केल पर होता है, यानी छोटा सा ही फार्मिंग पैटर्न होता है एग्रीकल्चर करने के लिए, इसे प्राइमेटिव नेचर कहा जाता है। इसमें इंक्लूड होते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन और नोमैडिक हर्डिंग। हमने पढ़ा था कि प्राइमेटिव को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक था हमारा शिफ्टिंग कल्टीवेशन और सेकंड था हमारा nomadic herding. यस, सेकंड इज नोमैडिक हर्डिंग। चलिए पहले हम पढ़ते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में। In this system of cultivation, a plot of land is cleared by cutting and burning the vegetation growing on it. जो हमारा शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है ना, उसमें जो जमीन का टुकड़ा होता है, जो भी जमीन है हमारी फार्मिंग करने के लिए, उसे एकदम से क्लियर यानी साफ कर दिया जाता है। उसके अंदर जो भी पहले क्रॉप्स वगैरह उगाई जाती है वो एकदम साफ कर दी जाती है, काट दी जाती है या फिर उसको जला दिया जाता है, ठीक है, बर्निंग कर दिया जाता है और उसकी वेजिटेशन जो होती है वो बिल्कुल खत्म कर दी जाती है। उसके बाद जब वो जमीन एकदम प्लेन हो जाती है उसके बाद उसमें फार्मिंग स्टार्ट की जाती है। These ashes mixed in the soil to make it fertile. This method is known as a slash and burn method. जब जमीन को जला दिया जाता है तो एशेस बचती है, एशेस यानी राख, किसी भी चीज को जलाने के बाद राख बचती है ना, उस राख को उस जमीन की मिट्टी में मिला दिया जाता है उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, फर्टाइल को बढ़ाने के लिए, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं स्लैश एंड बर्न मेथड। आपसे अगर पूछा जाएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लैश एंड बर्न मेथड, तो आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए, जब जमीन को बर्निंग के थ्रू क्लियर कर दिया जाता है उसके बाद उसके ऐश को पूरी जमीन की सॉइल में मिला दिया जाता है उसकी फर्टाइल को बढ़ाने के लिए, दैट इज कॉल्ड अ स्लैश एंड बर्न मेथड। ओके, क्रॉप्स, अब यहाँ इसे भी अंडरलाइन कीजिए, कौन कौन से क्रॉप्स उगाई जाती है इनमें। क्रॉप्स लाइक मेज, potatoes, yam, cassava may be grown in using this method. After 2 or 3 years, when the fertility of the plots is exhausted, the farmer abandons it and moves to new plot for cultivation. आफ्टर 2 और 3 years यानी 2-3 साल तक जब वो लोग इस जमीन पर फार्मिंग कर लेते हैं तो जो इस जमीन की फार्मिंग की फर्टाइल कैपेसिटी होती है ना वो खत्म हो जाती है, तो फिर यहाँ के फार्मर क्या करते हैं, उसे अगेन जला देते हैं, बर्निंग कर देते हैं
और बर्निंग करने के बाद उस जमीन को छोड़कर दूसरी जमीन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। क्लियर? शिफ्टिंग कल्टीवेट जो इसका मीनिंग है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, उससे ही क्लियर हो जाता है कि 2-3 साल फार्मर इस जमीन पे अपनी फार्मिंग करते हैं, उसके बाद इस जमीन को क्लियर करके दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाते हैं। Shifting cultivation is mainly practiced in the thick forest of the Amazon basin, tropical Africa, Southeast Asia, and parts of Northeast India. It is known by different names in different parts of the world. Shifting cultivation जो है वो अलग-अलग जगह पर अलग-अलग नाम से जानी जाती है, जैसे कि अमेजन बेसिन में है, ट्रॉपिकल अफ्रीका में है, साउथ ईस्ट एशिया में है, या नॉर्थ ईस्ट एशिया के कुछ पार्ट्स में है। इसे अलग-अलग जगह पर अलग-अलग नाम से जाना जाता है। इट इज कॉल्ड रोका इन ब्राजील, ब्राजील में इसे रोका के नाम से जानते हैं। लदंग इन मलेशिया, मिल्पा इन मैक्सिको, मैसोल इन कोंगो, बेसिन ऑफ अफ्रीका एंड जूम इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इसे जूम के नाम से जानते हैं। यहाँ आप देख सकते हो फिगर पॉइंट 5.3 में, क्रॉप्स इन स्प्लैश एंड बर्न फॉर बोलिविया। यहाँ पर क्रॉप्स को पहले उगा दिया गया और उसके बाद उसे बर्न कर दिया गया, उस जमीन को बर्न करके शिफ्ट कर दिया गया। ये बोलिविया की है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? यस मैम। चलिए बेटा, इसके साथ हम लोगों का टाइम भी हो गया है, तो जो हमारा नोमैडिक हर्डिंग है वो हम लोग क्लास में कर लेंगे, आगे क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अटेंडेंस के लिए रेडी हो जाइए। कशिश? प्रेजेंट मैम। गौरव? प्रेजेंट मैम। हिनल? प्रेजेंट मैम। माही? माही? प्रेम? प्रेजेंट मैम। प्रेम मास्टर? प्रेजेंट मैम। उमंग? चलिए बेटा, आप लोगों से मिलते हैं आज क्लास में। ओके, स्कूल आ रहे हो ना सब? यस मैम। ओके फाइन। चलिए आगे हम लोग अपनी क्लास में चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, ये आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बाय ऑल ऑफ यू।